नाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो अक्टूबर मंथ में हम लोग यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में दो टॉपिक देख चुके थे। फर्स्ट थी सीबीआई वर्सेस स्टेट एंड सेकंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आई होप कि ये दोनों आर्टिकल आप लोग को क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट, क्वेरीज एंड सजेशन रह जाते हैं तो डू कमेंट। ओके, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे एंड एक छोटी सी यहाँ पे न्यूज़ है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे स्किप नहीं करनी चाहिए, आई थिंक सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के लेसन के साथ। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को वीज़ा नाइस की ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, वो भी प्रीलिम्स की जो 2022 के लिए है, तो ये टेस्ट सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो चुकी है और वेंसडे को आपका टेस्ट 2 होगा जो कि पॉलिटी की होगी। टेस्ट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में आप लोग मेल होकर ज्वाइन हो सकते हो। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए क्योंकि पहले के टेस्ट ना छूट सके और आप लोग टाइम पे सारी टेस्ट को सॉल्व कर सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। फाइन, तो इस मुद्दे को बहुत डिटेल में समझेंगे क्योंकि नाम में ही इसकी मीनिंग आपको देखने को मिल रही होगी बट इसकी मीनिंग फिर भी बहुत ब्रॉड है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, पहले मुद्दे समझिए। रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये समझिए कि इंटरनल पार्टी जो आपको देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना उसी के तहत ये चलते रहता है। तो इसमें भी मेन प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे आज के डेट में आप देखो कि नेशनल लेवल पे कौन सी यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ऑब्वियस है कि बीजेपी है। लेकिन फिर भी बीजेपी की आप लीडरशिप देखते हो कि कौन लीडरशिप है यहाँ पे, किस तरीके से ये काम कर रही है बीजेपी, किस किस राज्यों में भी बीजेपी का राज है। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्सी यहाँ पे निकल कर आया कि लीडरशिप ऑफ पार्टी, यानी कि यहाँ पे नेशनल लेवल में कौन सी लीडरशिप ऑफ पार्टी है यहाँ पे और कौन लीडरशिप यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी के ही विद इन इस तरीके का डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली समझिए पॉलिटिकल पार्टी और इनर पार्टी डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी होते क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कहने का मतलब है कि एकदम बना बनाया ग्रुप है। जैसे कि आप देखो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर यूपीए हो और ये तो एनडीए है, कांग्रेस हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग आते हैं ना वो अपना मेंटल माइंड मेकअप करके आते हैं कि हाँ इस पार्टी के साथ जुड़ना है। इट मीन्स कि उनको इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है ना, जो उनका काम करने का तरीका होता है, जो उनका एक मुद्दा होता है कि वो किस पे काम करना चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं, अगर कोई लोग उनको अच्छा लगता है, उनके आइडियोलॉजी से वो इम्प्रेस होते हैं, तब जाकर वो जो है ना उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया कि प्री माइंड ऑक्यूपाइड यहाँ पे लोग आते हैं और एक ग्रुप जो सेम आइडियोलॉजी के लोग होते हैं ना वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और एक कॉमन व्यूज़ होता है उनका गवर्नेंस के ऊपर, काम करने के ऊपर, और एक पॉलिटिकल यूनिट जैसा काम करते हैं। जैसे कोई अगर एक इंसान काम करे और एक इंसान की जो आइडियोलॉजी है, अगर अगला 10 इंसान को वो पसंद आ रहा है तो 11 इंसान मिलकर वही एक सेम काम करेंगे। तो ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि मेनली उनको यहाँ पे लेना होता है कि गवर्नमेंट की जो कंट्रोल है वो यहाँ पे उनको सीख करना होता है विद व्यू टू फर्दर द एजेंडा एंड पॉलिसी दे प्रोफेस। तो जो भी उनको पॉलिसी यहाँ पे लेकर आना और जो भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है वो सारी काम यहाँ पे किया जाता है इस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। तो इसको हम लोग ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अगर हम लोग अपने संविधान के हिसाब से देखें जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फंडा दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको इंक्लूड किया गया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूडेड है अंडर द आर्टिकल 3 एंड डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर पार्ट 4। ओके, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये दोनों में हमारा इंक्लूडेड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा कि यही बात की जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म करना। और अंडर आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप फॉर्म कर सकते हो बट राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ नॉट। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि फंडामेंटल राइट हमारा राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज़ समथिंग डिफरेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी इज़ समथिंग डिफरेंट। तो ये फंडा आप लोग क्लियर रखिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो आपको देखने को मिलेगा मतलब कि सोसाइटी को कोऑपरेट करने के लिए, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है कि ये अगर आपके पावर में आ जाते, फोर्स में आ जाते, तो ये भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, हमारे देश के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वो सिर्फ सोसाइटीज़ की वेलफेयर के लिए और साथ में मिलकर वो कोऑपरेट कर एक दूसरे को साथ देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखने को मिलेगा, इट कम्स अंडर द आर्टिकल 19
क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, बट राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंटरनल डेमोक्रेसी अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल पार्टी में, इट मीन्स कि यहाँ पे कहा जाता है कि एक लेवल है और मेथड है जिसमें कि जो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर होते हैं ना, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टी के जिस तरीके से स्ट्रक्चर है उसको डेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे लेवल और मेथड है, इसको कहा जाता है इंटरनल डेमोक्रेसी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक लेवल होती है, अपनी एक मेथड होती है कि वो किस तरीके से काम करेंगे और कैसे काम करेंगे, तो उसी चीज़ों को यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी कहा गया है। ठीक है, अब हर पार्टी की एजेंडा अलग होती है, हर पार्टी का सोच अलग होता है, हर पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है, तो ये सारी चीज़ों का इन होल आप कह सकते हो कि हाँ, इसको हम लोग इंटरनल डेमोक्रेसी कहते हैं। वाई इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी बिकम सिग्निफिकेंट इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। कहने का क्या मतलब होता है? कहने का मतलब होता है कि हमारे देश में लोगों को पावर है ना, जनता जो बोलेगी सरकार उसी के अनुरूप काम करते हैं। अभी आप देखो, किसान इतना प्रोटेस्ट कर रहे पिछले 1 साल से, तब जाके सरकार को हार मान के 3 फार्म्स जो लॉ था उसको वापस रिपील करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग भी फील कर पा रहे हो। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि जो अपना पॉलिटिकल पार्टी के विद इन भी जो इंटरनल डेमोक्रेसी होता है ना, वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट एंड रोबस्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, क्योंकि आप देखते हो कि हमारे देश में बहुत सारी पार्टी है। एक तो नेशनल पार्टी है, दूसरी आपको स्टेट की अलग पार्टी देखने को मिलती है, कुछ रीजनल की अलग रीजनल पार्टीज देखने को मिलती है। तो कहने का हिसाब ही नहीं है कि हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है। ओके, लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि आपको नेशनल पार्टी टोटल याद होनी चाहिए कि आपके हमारे देश में नेशनल पार्टीज कितनी है। तो टोटल 8 है, बट मैं चाहूँगी कि आधा काम मैं करूँ और आधा काम आप करो। अब वो 8 का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। स्टेट पार्टीज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हो, आपके राज्य में कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ का दबदबा है। ठीक है, उसके अलावा आपके राज्य में सबसे अच्छी कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कि काम करती है या फिर पहले भी की है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा मल्टी पार्टी आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलता है सारे चैलेंजेस को, क्योंकि आप देखो हमारी देश एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें कि हर एक तरीके के चैलेंजेस आपको देखने को मिलता है कि लोग फेस करते हैं। तो इन सारे चैलेंजेस को जो है यहाँ पे देखते हुए, इसको फेस करते हुए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें भी इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फाइन, अब यहाँ पे आप देखो कि जो पॉलिटिकल पार्टी है एज अ लिंक है, यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर होते हैं और लोग होते हैं, इनके बीच में एक लिंक होता है, एक कंटिन्यूस ये कनेक्शंस जो है लोगों के साथ मेंटेन करते हैं। ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो लोगों से मिलते हैं, लोगों की सुनते हैं और मेनली आप देखो कि कंटिन्यूस जो है ये लिंक बना होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी एज ए लिंक है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होते हैं ना, वो डेमोक्रेसी के ही एजेंट होते हैं। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि लोगों की पावर, और लोगों की पावर के ही वो अधीन चलते हैं, और हम लोग जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से अगर वो काम करते हैं तो हम लोग फिर से उनको वोट देकर सत्ता में बैठाते हैं। तो इसलिए वो डेमोक्रेसी के एजेंट है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि इनके पास एक्स्ट्रा लीगल ग्रोथ है। ऑलमोस्ट एवरी डेमोक्रेटिक में कंट्री में ये देखने को मिलता ही है, क्योंकि कानूनी तौर पे ही ये ग्रोथ होता है। आप देखो हमारे बिहार में महिलाओं की जो शिकायत थी कि शराबबंदी करनी, ठीक है, ड्राई स्टेट बनानी, तो यहाँ की सरकार जो है इस तरीके का मूव्स लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम आप देखो कि काफ़ी महिलाएं खुश हुई, फिर उनको वोट दिया गया, फिर नीतीश सरकार जो है वापस आए सत्ता में। तो ये एक मैं बिहार का कॉमन आपको एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे ही आप लोग देखो केजरीवाल जी जो दिल्ली में है, तो उनका भी आप देखो मूव्स बहुत अच्छा होता है, काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। एजुकेशन में आप उनका देख सकते हो कि पूरे देश में उनकी बातें होती है, एजुकेशन को जिस तरीके से वो आगे लेकर चले हैं। साथ ही साथ आप देखते हो ऑड इवन उनका जो फॉर्मूला था वो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग था और काफ़ी सक्सेसफुल, वन ऑफ द सक्सेसफुल उनका जो है ये कहा गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करती है ना, तो वो कानूनी तौर पे उनके पास पावर भी होता है, और कानून से ही अगर वो लाकर लोगों को खुश कर पाते हैं तो इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा लीगल ग्रोथ देखने को मिलता है। इम्पैक्ट अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वो सारे सिटीजन पे होता है। जितने भी संवैधानिक तरीके से जो यहाँ पे राइट दी गई है, इसका तो इम्पैक्ट आपको सारे लोगों पे देखने को मिलेगा। जो प्रोसीजर है कि कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि लीडरशिप कौन है और कंपोजिशन क्या है पार्टी की, वो कम्प्लीटली ओपन और इंक्लूसिव नहीं है। क्योंकि आप देखो कहीं पे भी पता, आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है उसके बारे में आपको नहीं पता चलेगा कि उस पार्टी की एक्चुअली क्या बात है, यानी कि उस पार्टी में
काम कैसे होता है, उस पार्टी की लीडरशिप क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें ओपन नहीं होती है। ये एडवर्सली इम्पैक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि सारे सिटीजन का होता है, और इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता है कि ये पार्टिसिपेट करे पॉलिटिक्स में और इलेक्शन कंटेस्ट करे। तो हमारे देश में तो ये ओपनली है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो यहाँ पे अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ जीत के आइए और काम कीजिए, इस तरीके का दिया गया है। इसके अलावा आप देखो कि एलिटिज्म लीडिंग टू फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स। समटाइम्स आप देखते हो कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है, गलत तरीके से लोगों को टिकट मिल जाते हैं और लोग जो है इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड और एम्बिगियस वर्किंग ऑफ द पार्टीज अगर हम लोग देखें तो इसके कारण आप देखते हो कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लूप होल होता है जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन होती है पार्टी टिकट, और वो भी सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को। अगर आप लोग कहीं देखे होंगे तो गाँव के लोगों को टिकट्स बहुत जल्दी मिलते हैं, और आई डोंट नो कैसे मिलते हैं, मुझे इंटरनली जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन जो बिल्कुल आउटर स्पेस में रहते हैं, या फिर आप लोग शहरी क्षेत्र में रहते हो, या फिर थोड़े आइसोलेटेड एरिया में रहते हो, तो आपको टिकट जल्दी नहीं मिलता होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कैसे जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होती है टिकट की। साथ ही आप देखो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये कम होने की बात कर रही है। एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वही पार्टी में नॉमिनेट हो रहे हैं। और हमारे जितने भी आप पॉलिटिशियन देखोगे, एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द रिपोर्ट, बट मुझे उसकी याद है कि ये बताया गया था कि 68% जो हमारे देश में पॉलिटिशियन हैं, इंक्लूडिंग ऑल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि 68% ऑफ पॉलिटिशियंस आर हैविंग क्रिमिनल केसेस। ओके, तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रही है, लेकिन फिर भी उनको ये हक है हमारे देश में कि हाँ आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखने को मिलता है और वो नॉमिनी है। तो इसको आप देखो कि इसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, और जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है इसी के साथ हमारा ग्रोथ भी होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है इन इनर फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ये एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो है ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जाती है। नो लॉ रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी मेंबर आते हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है कि उनको अपॉइंट कैसे करना है। इसी के कारण आप देखते हो कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है वो डिसक्वालीफाइड भी हो जाते हैं लेजिस्लेटर से, बट फिर भी आप देखो कि वो डिसक्वालीफाइड तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाई पोजीशन जो है अपने पार्टी के तहत वो होल्ड करके रखते हैं। तो ये सारी जो है कुछ लूप होल्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चैलेंजेस है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और यही कहा गया कि क्यों इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी अगर अपने आप में ही वो सुधरना चाहे, लोगों में कुछ रिफॉर्म लाना चाहे, तो ये ज़रूर हो सकता है थ्रू इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। चैलेंजेस क्या है अगर हम लोग पार्टी डेमोक्रेसी को सेटअप करते हैं? तो सबसे पहले आप देखो कि इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को आप देखो कि वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना रेगुलेट कर सकते हैं ना फंक्शन कर सकते हैं, इस तरीके के उनके पास पावर नहीं है। इन केस अगर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर जो यहाँ पे आपका केस है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया था ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकते किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रजिस्टर के अगेंस्ट अगर वो यहाँ पे इनर पार्टी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। इट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतनी भी पावर नहीं दी गई है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि अगर किसी भी तरीके का वायलेशन करते हैं अपने रूल्स रेगुलेशन का, तो उनको यहाँ पे बच बचाव का जो रास्ता होता है, प्यूनिटिव एक्शंस जो है उनको बचाने के लिए कोई नहीं काम कर सकते हैं। साथ ही आप देखो रेसिस्टेंस है, डायनेस्टिक, कास्ट, रीजनल केस पार्टीज़, ये सारी चीज़ें तो बहुत रेसिस्टेंस है। कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो बिहार में आपको देखने को मिलेगा, कुछ और राज्य है जहाँ पे आपको रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। एलिटिज्म है पार्टीज़ में। तो अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप में देखें तो क्या होता है ना कि मोस्टली ये बहुत सारे जो आपके पार्टी में जो लोग यहाँ पे फंक्शनरीज है उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। इवन जब आप देखोगे इलेक्शन जब भी होता है तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप देखो डिसीजन मेकिंग जो उस पार्टी का है उसके जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में होल्ड करते हैं। प्री डिटरमाइंड चॉइस होती है पार्टी की कि कौन दूसरे पार्टी के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। तो पार्टीज़ में भी आप देखोगे ना कि बहुत लूप होल होते हैं, अपने आप में ही वो लोग जो है पॉलिटिक्स खेलते हैं।
तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए काफ़ी चैलेंजेस है कि पार्टीज़ में ही अपने पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो उसके अंदर डेमोक्रेसी कैसे ला सकें। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। साथ ही जैसे आप देख सकते हो कि हम लोग को जर्मनी से सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। तो ये बहुत अच्छी एक हम लोग जो है इंटरनेशनल लेसन ले सकते हैं। साथ ही आप देखो कि रिस्पॉन्सिबल बॉडी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहत। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो डेवलप्ड नेशन में है ना, वो काफ़ी अच्छा खासा हाई लेवल ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन करते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया है यूके का कि कंजर्वेटिव पार्टीज़ जो है इनका एक सेंट्रल काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को और जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल। डिस्क्लोज देयर फंडिंग, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में पैसे कहाँ से आते हैं और कितने आते हैं ना, ये किसी को नहीं पता चला। इसको थोड़ा सुधारने के लिए 2018 में बजट में इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया था। ठीक है, आपको याद होगा, अभी भी हम लोग कई बार इसे स्टडी करते हैं क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी कहाँ पता चल पा रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितनी फंडिंग हो रही है। साथ ही रीथिंक करना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि आप देखो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कई बार जो मेंबर होते हैं उनको बर्खास्त तो कर दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखते हो ना कि वो बर्खास्त नहीं होते। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, अगर वो किसी पार्टी से पहले बिलोंग करते हैं, हालांकि उनका पोस्ट न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी अगर वो पार्टी से पहले बिलोंग होते तो थोड़ा सा वो फेवर करते, जिसके कारण जिनको उनको डिसमिस करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं डिस्क्वालीफाई करते। कई बार जो है डिसीजन जो है वो काफ़ी लॉन्ग समय से पेंडिंग रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर इसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट सजेशन यहाँ पे कुछ कमेटी के द्वारा दिया गया था, एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज़ राइट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देखो बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी बनाई गई। दिनेश गोस्वामी कमेटी है, तारकुंदे कमेटी है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, जो कि स्ट्रांगली आर्ग्यू कर रहे हैं मोर ट्रांसपेरेंट किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे काम करती है। 1999 का लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, जो भी यहाँ पे आपका रिकमेंड किया जा रहा है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो होनी चाहिए कि पार्टीज़ की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो और इनर पार्टी डेमोक्रेसी वो मेंटेन करें। साथ ही एक कानून भी इस बार लाया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स एक्ट 2011 का है। ये सबमिट किया गया था यूनियन लॉ मिनिस्टर को। इस एक्ट का एम था ना कि यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कंसर्निंग है, उनमें उनको रेगुलेट करना ज़रूरी है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें कौन कौन से मेंबर है, उनका फंक्शन कैसे होता है, उनकी फंडिंग कितनी है, अकाउंट कितना है, ऑडिट करते रहना टाइम टू टाइम, अदर जो भी अफेयर्स है उन सारे कंसर्निंग पॉलिटिकल पार्टी से जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से चेकआउट करनी है। सो दिस इज़ वेरी 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 नाइस। यहाँ पे आपका सजेशन दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर, और अगर आप लोग को लिखने भी आता है तो यू कैन राइट दिस टॉपिक ऑल्सो, तो इससे आप लोग को एक एक्स्ट्रा मार्क्स तो ज़रूर फेच कर पाओगे। चलिए यहाँ पे देखिए कि कानून क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमारे इंडिया में। तो सबसे पहले तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर आप देखो तो हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसका एक सेक्शन है 29A(5). यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ मेजर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है ना, वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ डील करेंगे इंडिया में। और यहाँ पे आपका जो ऑर्डर दिया गया है एक पॉलिटिकल पार्टी को कि वो यहाँ पे ट्रू फेथ रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी प्रोविज़न है उसको फॉलो करेंगे, और हमारे देश की जो सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है उसको अपहेल्ड करेंगे। तो ये बातें यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल आपको 324 देखने को मिलेगा, इनको यहाँ पे ज़रूरत है कि पार्टी की एप्लीकेशंस को एकम्प्लिश करे। कैसे? तो डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ ही पावर और फंक्शन क्या है इस ऑर्गन का, और मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, और सारे ऑफिस बियरर्स का जो है डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड अगर कोई कानून है तो सबसे पहले ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कानून भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। So guys, this is all about the internal party democracy. This is very one of the interesting topic, और कुछ एकदम नया आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गई होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत ही गर्म ये आपका हॉट टॉपिक होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अभी न्यूज़ में क्यों आ गया है भाई? तो
तो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर को एक डेडलाइन दिया गया है कि आप भैया अब तो ऑर्डर पास कर दो डिफेक्शन के केस में। यही मैं बोल रही थी कि जो आप देखो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो स्पीकर होते हैं ना, वो होल्ड पे रख देते हैं अगर उनके ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को या फिर मेंबर को डिफेक्शन मतलब कि उनको डिस्क्वालीफाई करना होता है। तो डिफेक्शन कहने का क्या मतलब है? एंटी डिफेक्शन, ठीक है। डिफेक्शन इसको डिफाइन किया जा सकता है कि एक प्रैक्टिस है फ्लोर क्रॉसिंग का बाय ए मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल आउटफिट टू अनदर। जैसे आप देखते हो कि क्या होता है ना कि दल बदल जो आपको देखने को मिलता है कि लोग जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ते हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ फेवर लेके करते होंगे, अपने फ़ायदे के लिए करते होंगे, ऑब्वियस है ना। तो इसी को कहते हैं डिफेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया एंटी डिफेक्शन, भैया आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हो ना तो आपका मन मर्जी नहीं चलेगा, आप कभी भी छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नहीं जा सकते हो, कुछ नियम कानून है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये बातें हो जाती है। अब देखते हैं कि ये कानून निकला कहाँ से। 1967 के पहले क्या था कि इंडिया में आप देखो कि सिर्फ 500 डिफेक्शंस यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है पूरे स्टेट में निकल कर आया था। यही 1967 से 1972 के बीच में क्या हुआ कि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना वो यहाँ पे एकदम से स्विच हो गए दूसरे में। ये भी प्रॉब्लम है। 1968 में एक कमेटी बनाई गई डिफेक्शन को लेकर, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर है YB चावन है, जो कि यहाँ पे अपॉइंट किया गया था कि एक्चुअली ये जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है ना, लोग जो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर मिल रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके पीछे क्या है, वो डिटेल आप पूरा लाओ और कुछ अच्छा सा सजेशन यहाँ पे बताओ। तब जाके 1973 में क्या हुआ कि 32nd अमेंडमेंट बिल लाया गया और ये कहा गया ना कि ऐसे नहीं चलेगा, दल बदल तो नहीं करना, आज यहाँ हो कल वहाँ हो, ऐसे नहीं चलेगा। तब 1985 में क्या हुआ कि कहा गया कि ये बहुत बड़ी मुद्दा है हमारे देश में, इसको तो ठीक करना होगा। जब तक पार्टीज़ में जो मेंबर है वो सही से काम नहीं करेंगे, परमानेंट उनको नहीं मिलेगा, कम से कम कुछ साल तो कहीं टिको, ऐसे ही कहीं भी छोड़ के कहीं जा रहे हो। तब यहाँ पे कहा गया कि एक शेड्यूल ऐड करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 8 शेड्यूल देखने को मिला। 8 शेड्यूल जब हमारा संविधान पास हुआ तो आपको पता है कि ज़मीन और ज़मींदार की कितनी दिक्कत थी, उसको लेकर 9th शेड्यूल लाया गया। और सेकंड जो प्रॉब्लम देखा गया वो इस तरीके के पार्टीज़ के मेंबर का देखा गया। इनको भी सुधारने के लिए चलो एक और नया शेड्यूल लाते हैं, जो कि 10th ऐड हो गया, ठीक है। 10th में गया था और 10th को ऐड किया गया कैसे, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। तो ये 10th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा एंटी डिफेक्शन एंड 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस 2 फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे समझते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। 10th शेड्यूल समझ गए, डिसक्वालीफाई करना है। इट मीन्स कि जो मेंबर है हाउस के, अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से है तो उनको डिसक्वालीफाई करना है। बट कब करना है, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मान लीजिए कि आज वो बीजेपी में है, अगर उनको कांग्रेस में जाना है और ऐसे ही छोड़ के चल गए, तो वॉलेंट्री गिव अप नहीं करना, अपने मन मर्जी नहीं चलेगी ये, ठीक है। साथ ही आप देखो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होते हैं ना, उनका एक विप होता है, एक विप मतलब कि इनकी आदेश माननी होती है पार्टी को। तो अगर ये कुछ आदेश दे दे या पॉलिटिकल पार्टीज़ कहे कि हम लोग ये काम करेंगे, लेकिन अगर कोई मेंबर उनके अगेंस्ट में काम कर दिया और वो कहे कि ना बेटा आपकी तो डिसीजन मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं कुछ और करना चाहूँगा, अगर वो यहाँ पे अगेंस्ट होगा, वोट भी अगर अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अदर मेंबर है उनके अकॉर्डिंग नहीं दिए, तब उनको डिस्क्वालीफाई करो। तो ये 2 तो डिस्क्वालीफाई करने का आपका स्टार्टिंग में रखा गया था। और साथ ही कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है, ठीक है, अभी एकदम से इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ना इलेक्शन के बाद ही ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप अकेले जीत के आए हो तो आपको अकेले ही चलना होगा, ऐसा नहीं है कि आप अकेले जीत के आए और बाद में कोई पार्टीज़ को ज्वाइन कर लिए। नॉमिनेटेड मेंबर का क्या है यहाँ पे, तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर कोई हाउस के है उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के एक्सपायरी से पहले ही अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो सॉरी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, मतलब जिस दिन से वो इलेक्शन जीत के आए हैं और 6 महीने के एक्सपायरी के बाद अगर वो कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको भी यहाँ पे हटा दिया जाएगा। ये चीज़ें याद रख ली, इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए क्या है, किसी पॉलिटिकल मेंबर के लिए क्या है, और साथ ही नॉमिनेटेड मेंबर के लिए क्या है। एक्सेप्शन में रखा गया है कि लेजिस्लेटर जो है ना अपने पार्टी को चेंज कर सकते हैं बिना डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क के भी। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी पार्टी के मेंबर हो ना तो अब आपके माथे पे वो लिख गया कि वही पॉलिटिकल पार्टी आपका है, आप किसी में भी जा नहीं सकते या फिर कभी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। किसी कोई भी चीज़ हमारे यहाँ हमारे देश में रिजिड नहीं है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा गया है कि कानून है जिसमें कि पार्टी को अलाउ किया गया है कि आप मर्ज हो सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि दूसरी पार्टी का जो
आइडियोलॉजी है वो भी आपको अच्छा लग रहा है, उस पर भी आप काम करना चाहते हो, तो एक काम करो कि दोनों एक साथ मर्ज हो जाओ, ठीक है। और एटलीस्ट जो 2/3 है लेजिस्लेटर के, वो इसके फेवर में होना चाहिए। अब ज़बरदस्ती नहीं है कि किसी भी पार्टी के साथ जाके आप जुड़ जाओ, आपके भी पार्टी के 2/3 मेंबर जो है ना इसके सहमत में हो। आप 100% तो नहीं रहेंगे, इसलिए 2/3 कहा गया है, ये याद रखना है। सेकेंड है कि अगर यहाँ पे अगर कोई पर्सन जो है लोकसभा के स्पीकर में इलेक्ट हो जाता है या फिर राज्यसभा के चेयरमैन में, तब उनको अपने पार्टी से रिज़ाइन करना होगा, ठीक है। और अगर वो किसी पार्टी को रिज्वाइन कर लेते हैं, रिज्वाइन कर सकते हैं जब वो डिमिट्स कर देंगे वो पोस्ट, यानी कि जो लोकसभा के स्पीकर और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ना, उनका यहाँ पे पोस्ट न्यूट्रल होता है, ठीक है। उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करना है। इट मस्ट बी नोटेड हेयर कि जो 10th शेड्यूल में प्रोविज़न है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की एग्जेम्पशंस कही गई है इन केस जो स्प्लिट हो जाए 1/3 ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी, इसको डिलीट कर दिया गया है कब, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। तो ये प्रोविज़न पहले था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होंगे, कौन आप ये डिसाइड करेगा कि हाँ चलो ठीक है तुम भागो यहाँ से, डिस्क्वालीफाई हो गया, अब निकलो यहाँ से। तो कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। अगर ये बात लोकसभा की है और लेजिस्लेटिव असेंबली की है तो ऑब्वियसली कि स्पीकर यहाँ के बॉस होते हैं। अगर ये आपका राज्यसभा का है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिस राज्य में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ऑब्वियसली वहाँ के चेयरमैन का ये अधिकार है, ठीक है। रूल मेकिंग पावर किसका है, तो रूल मेकिंग पावर यानी कि इस तरीके का जो रूल बनाते जा रहे हो टाइम टू टाइम अगर इसमें लगा कि चेंज करना है तो कौन करेगा, तो यहाँ पे भी आप देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जिनको यहाँ पे कहा गया है कि ठीक है 10th शेड्यूल में जितने भी प्रोविजन है उसको इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई कानून कोई रूल बनानी है तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही बनाएंगे। तो यानी कि होल सोल जो अथॉरिटी ऑफ पावर दिया गया है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया गया है। आई होप दिस फैक्ट्स आर क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप समझो कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी है। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर जो है एक जगह से छूट के दूसरी जगह चले जाते हैं, पॉलिटिकल्स जो है ना वो इनस्टेबल हो जा रही है, तो स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की ज़रूरत है किसी भी पार्टीज़ में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जब लोग 10 लोग मिलके अगर 5 साल तक भी काम करेंगे, 2 साल 3 साल भी काम करेंगे तो बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। अब आपको लग रहा है कि अगर मान लो 6 महीने में एक आदमी चला गया, फिर 1 साल में दूसरे आदमी चले गए, तो इससे क्या होगा ना कि लोग पार्टीज़ के लोग इसी से परेशान होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि लॉयल्टी ऑफ द मेंबर। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर है तो ऐसा उस पार्टी के मेंबर को नहीं लगना चाहिए कि कोई भी यहाँ पे टेम्परेरी के लिए आया है। सबको एक लॉयल्टी के साथ ही देखना होगा कि हाँ अगर ये पार्टी में है तो ये काम करेगा, इस पार्टी का साथ देगा। अपहोल्ड द विल ऑफ पीपल। सबसे बड़ी बात होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम होते हैं तो वो जो है ना लोगों के विल पे काम करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें होनी चाहिए कि वो लोगों की इच्छा पे काम करेंगे। अदर एडवांटेजेस भी यहाँ पे कि हमारा जो डेमोक्रेसी है और जो लेजिस्लेचर में पार्टी है वो अगर यहाँ पे मर्ज भी होते हैं तो यहाँ पे उनको ये फैसिलिटी दी गई है। फर्दर इससे करप्शन की भी कमी देखने को मिलता है। पहले क्या होता था ना, अभी भी ये चीज़ें होती है कि जो मेंबर होते हैं ना उनको पैसे दे के भी दूसरे पार्टीज़ के लोग खरीद लेते हैं। तो ये जो लोभ होता है या फिर कुछ फेवर करके भी कि आपको इतने प्रॉपर्टी देंगे, इतनी ज़मीन देंगे, ये देंगे वो देंगे, ना जाने क्या क्या देंगे, इसके लालच में लोग आ जाते थे, चले जाते थे उनके पार्टी को छोड़ के, और जितनी भी इंटरनल बातें होती है वो लीक कर देते हैं पार्टी की। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन इशू क्या है आज की भी डेट में, आप देखो कि ये कब लाया गया है और आज तक हम लोग जूझ रहे हैं एंटी डिफेक्शन कानून के कारण। क्यों? क्योंकि आप देखो रेस्ट्रिक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स, ठीक है। ये जो कानून है ना ये पार्टीज़ के मेंबर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि फ्रीडम टू अपोज, इनके पास एकदम फ्रीडम है कि वो किसी कानून का बहिष्कार कर सकते हैं, कोई पॉलिसी आया तो उसको बहिष्कार कर सकते हैं, अगर लीडर नहीं पसंद आ रहा है तो उसको हटाओ और बिल को भी बहिष्कार करो। इसी के साथ आप देखो कि क्या हो गया कि यहाँ पे वही मैं सोची क्या बोल रही हूँ। देखिए रेस्ट्रिक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेटर। मेन क्या है ना कि आप लोग देखो कि कोई भी जो हमारे यहाँ आर्टिकल है या फिर फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखा गया है। तो ये जो कानून है ना ये पार्टी के जो कुछ मेंबर हैं इनको यहाँ पे काफ़ी आज्ञाकारी तरीके से रखा गया है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है पार्टी की उनको फॉलो करना है। इट मीन्स कि लेजिस्लेटर का फ्रीडम्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप किसी भी कानून, पॉलिसीज़, लीडर और बिल ऑफ द पार्टी को वो अपोज नहीं करेंगे, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्ट किया गया कि नहीं करना है। रिड्यूस है अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का। इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप देखोगे कि जो लेजिस्लेचर है वो चेक करता है एग्जीक्यूटिव में, जो कि हमेशा ये आपको वीक देखने को मिलेगा क्योंकि इफेक्टिव अपोजिशन नहीं है ना।
आज की डेट में आप देखो हमारे लोकसभा में क्या है कि अपोजिशन लीडर भी नहीं चुन के आ पाते, क्योंकि उस हिसाब से जो 10% होनी चाहिए सीट वो भी नहीं वो कॉन्स्टिट्यूट कर पाते। साथ ही अंडरमाइन है जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, क्योंकि वो यहाँ पे जो प्रोविज़न है 10th शेड्यूल के उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो लेजिस्लेटर जो है ना वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो कि लेजिस्लेटर को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है वोटिंग इन द लाइन विथ हिज कंसाइंस जजमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ हिज इलेक्ट्रेट। ऑब्वियस है कि जो पार्टी है ना वो सबको मिलके ही यहाँ पे काम करते हैं, और उनका जो जजमेंट है, उनका जो कंसाइंस है, इंटरेस्ट है, उन्हीं के बेसिस पे इनको काम करना होता है। इशू क्या है आज के डेट में जो ये कानून है, नो लाइबिलिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सिर्फ पनिश किया जाता है लेजिस्लेटर को कि आप स्विच कर रहे हो ना तो इसके लिए पनिश किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम होता है मर्जर प्रोविजन से। आप लोग देखो कि जो मर्ज कर जाते हैं दो पॉलिटिकल पार्टी तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। साथ ही पावर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, और स्पीकर जो है वो आप देखो कि रिमेन कोई ना कोई पार्टी के मेंबर होते ही है, तो वो यहाँ पे जो है अपने पार्टी के साथ जो है वो पार्शल का काम करते, इम्पार्शल हो नहीं पा रहे। अनेबल है कि इस तरीके की इनस्टेबिलिटी को कर्व करना, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी टूटते ही है, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पार्टी में जा ही रहे। एक्सपर्शन डज नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। ये जो कानून है ये मेनली आपका वॉलंटरी डिफेक्शन पे ही फोकस करता है, और अभी भी आप एक्सपर्सन की बात कर रहे हैं ना, पार्टी से जो मेंबर निकल जाते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। तो इसलिए आप देखो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रही है हमारे 10th शेड्यूल की। तो ये भी आज के डेट में एक प्रॉब्लम ही निकल कर आया इस कानून का। हाउ हैज़ द लॉ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट वाइल डिसाइडिंग ऑन रिलेटेड मैटर। अब कोर्ट से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोर्ट का क्या कहना है इस तरीके के मैटर को डिसाइड करने में। तो मेनली यहाँ पे आप देखो कि जो फ्रेज़ है वॉलंटरी गिव अप ऑफ दिस मेंबरशिप, इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लोग समझ नहीं पा रहे कि वॉलंटरी गिव अप कैसा गिव अप। तो ये जो फ्रेज़ है ना इसका बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो है कहा गया है कि एब्सेंस ऑफ फॉर्मल रेजिग्नेशंस बाय द मेंबर, जो गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप है, इसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ठीक है वॉलंटरी गिव अप नहीं करना है, यानी कि कायदे से आप रेजिग्नेशन लिख के दो। ऐसा नहीं है कि आज मन इधर किया तो कल उधर चलेगा, ये नहीं होगा। डिसीजन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि जुडिशरी इसको ज़रूर चेकआउट करेंगे कि क्या कारण है कि जिसके कारण प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है जिस पार्टी के मेंबर है उनको मान रहे हैं, और जिस पार्टी के मेंबर नहीं है उनको उनके मेंबर को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी समझेंगे यहाँ पे। तो जुडिशियल रिव्यू जो को आपको आर्टिकल 13 के तहत देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होती है ना कि जुडिशरी देखती है कि अच्छा कोई भी अगर यहाँ पे कानून बन रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो क्या वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। साथ ही टाइम लिमिट अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को देना चाहिए, क्योंकि कई लंबे समय तक वो ये इस डिसीजन को लटकाए रखते हैं। तो ये तो सही बात नहीं है। कुछ एक टाइम फ्रेम बांध लो कि 3 महीने होना चाहिए, 6 महीने होने चाहिए, जिसमें कि अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करनी है तो वो यहाँ पे कर सके। व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दिस इशू, क्या करना चाहिए। जो डिफेक्शन का डेफिनेशन है ना उसको तो भाई साहब थोड़ा छोटा कीजिए, क्योंकि इसमें इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है। साथ ही इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है तो चेंजेस भी यहाँ पे ज़रूरी है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है हमारा, और जो करंट पॉलिटिकल कल्चर है इसको यहाँ पे देखते हुए जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाए। इन्वॉल्वमेंट हो एथिक्स कमेटी का, जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है एथिक्स कमेटी का, जो कि कैश फॉर क्वेरी स्कीम में है। तो इससे क्या होती है ना कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है लोगों की, यहाँ पे आप इंटरनल जो यहाँ पे आप देखो कि जो इम्पॉर्टेंट डेटाज होते हैं, इम्पॉर्टेंट जो उनकी बातें होती है उसको लीक कर दिया जाता है। तो इस पर कहीं ना कहीं टैकल कर सके। डिसाइडिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। सेकेंड ARC कमीशन के द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया गया था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है ना वो यहाँ पे प्रेसिडेंट या गवर्नर, वो भी इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे ही यहाँ पे वो डिसाइड करें। सेकेंड ARC की भी यहाँ पे रिकमेंडेशन थी कि यहाँ पे जो एडवाइस देना है इलेक्शन कमीशन का वो भी देखिए डिसाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर का। ठीक है। साथ ही आप देखो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे जो कि लोकसभा का होगा, और गवर्नर डिसाइड करेंगे जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी। ओके। मेकिंग डिफेक्शन एंड इंटरनल इशू ऑफ पार्टी, जो इम्पोजिशन है सैक्शन का, इसको भी आप देखो कि सिर्फ अलाउ किया जाएगा एक्सपर्शन के मोड में। इट मीन्स कि जो एक्सपर्शन वाली क्राइटेरिया यहाँ पे मैं दिखाई दी ना, एक सेकेंड, इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ इसमें अलाउ किया जाएगा। ओके यहाँ पे ठीक है, इस पे अलाउ कर देना चाहिए। बाकी यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए ये दीज आर द सजेशंस, अगर आपको सही लगता है तो यू कैन राइट इन योर आंसर, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। ब्रिंग मोर क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जैसे आप वर्ड देखते हो कि वॉलेंट्री गिविंग अप द मेंबरशिप, ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, तो यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है।
अब कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट को यहाँ पे रीचेक करना चाहिए कि वेदर एंटी डिफेक्शन लॉ जो करंट फॉर्म में है वो अपने गोल को अचीव कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से रिफॉर्म करनी चाहिए और फिर उसके बाद जो है इसको इनैक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। हम लोग यहाँ पे चलते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में। अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में देखें तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये 23 नेशंस में है। हमारे अलावा हमारे पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश है, साथ ही आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में केनिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर देखने को मिलेगा जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ को फॉलो करते हैं। और जो परसेप्शन है आज के डेट में एंटी डिफेक्शन लॉ का वो प्रेजेंस है कंट्रीज़ में जहाँ पर डेमोक्रेसी जो है धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लेजिस्लेटर है इन सारे कंट्रीज़ में वो लेस इन्फॉर्म्ड है, वो भी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में। इसी के अलावा आप यूके पार्लियामेंट में देखो कि एक मेंबर है वो फ्री है कि वो क्रॉस ओवर कर सकते हैं अदर साइड में विदाउट बीइंग डॉन्टेड बाय एनी डिस्क्वालिफिकेशन लॉ, यानी कि इनके पास कोई डिस्क्वालिफिकेशन लॉ नहीं है, बट हाँ इस तरीके का काम ये करते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई पार्टी के मेंबर एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं तो वो यहाँ पे क्रॉस ओवर करते हैं। वैसे ही यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कोई रिस्ट्रेंट नहीं है कि लेजिस्लेटर अगर साइड्स को स्विच कर रहे तो उसमें यहाँ पे कोई भी बाधा नहीं है। सो आइए फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ में हमने क्या देखा। डिफेक्शन की मीनिंग हम लोग देखे, इवोल्यूशन देखे, एंड जो फैक्ट्स है उसे हम लोग देखे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या इश्यूज़ आज के डेट में आ रही है, और उसके बाद क्या क्या इश्यूज़ करंट लॉ में है, और क्या हम लोग को करना चाहिए जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम्स ओवरकम हो सके। एंड फाइनली द ब्यूटिफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो फॉरलॉग है ये नॉट प्रिजनर्स राइट, ये प्रिजनर्स का जो जेलर होते हैं उनका राइट नहीं है। आप देखो कि जब किसी को जेल में डाल दिया जाता है इट मीन्स कि पता चल जाता है कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, उनके लिए उनको सज़ा मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना कि दो तरीके की चीज़ें होती है, एक तो पैरोल देखने को मिलेगा और एक आपको जो है यहाँ पे फॉरलॉग देखने को मिलेगा। तो अभी क्या था ना कि काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी इन दोनों के मीनिंग में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डिस्कस किया गया कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो फॉरलॉन्ग और जो पैरोल है ये प्रिजन एक्ट 1894 है, इसके तहत ये कवर किया गया कि एक शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी रिलीज़ है। जब कोई जेल में जाते हैं तो आजीवन जेल में नहीं चले जाते जब तक उनको आजीवन कारावास का अगर नहीं मिलता है उस तरीके की सज़ा। उसके अलावा क्या है कि कभी कभी उनको घर भी जाने का मौका दिया जाता है। तो अगर आप देखो कि किसी स्पेसिफिक एक्सीजेंसी में, यानी कि कोई बहुत बड़ा रीज़न है, घर में किसी की डेथ हो गई है, घर में किसी की शादी है, या फिर बहुत बड़ी सेरेमनी है, तो फिर जो जेल में रहते हैं ना उनको पैरोल के रूप में उनको घर जाने का परमिशन दिया जाता है। लेकिन यही फॉरलॉन्ग क्या होता है कि ये ग्रांट किया जाता है बिना किसी रीज़न के। तो ऐसे ही नहीं कि किसी को भी ग्रांट कर दिया जाता है। जैसे आप देखो कि 14 वर्ष का अगर आपको जेल में रखने का आपको नहीं किसी को भी जेल के लिए अगर 14 वर्ष का यहाँ पे सज़ा दिया गया, तो मान लीजिए कि वो 7 ईयर्स या 10 ईयर्स वो काट चुके, तो कुछ दिन के लिए जो है या फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि चलो ठीक है आपकी अच्छी यहाँ पे बिहेवियर रही है, आपने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हैं, तो फिर छोड़ दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, आपको ये बतानी है कि पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर किस आर्टिकल के तहत है और पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत है। तो उसी के तहत एक आता है आपका रिमिशन, इसके अलावा आपको कम्यूटेशन, आपको पार्डन, फिर उसके बाद रिमिट, ये सब देखने को मिलेगा। तो उसी में है रिमिशन। इट मीन्स कि जो भी आपको सेंटेंस दिया जाता है, एक पर्सन को सेंटेंस दिया जाता है, उसकी ड्यूरेशन को कम कर दिया जाता है। तो इसलिए फॉरलॉग को जो पीरियड है ना, मान लीजिए कि 14 ईयर्स का इनको यहाँ पे दिया गया है जेल टर्म, तो 10 ईयर्स के बाद इनको जो है छोड़ दिया जाता है, इनके अच्छे बिहेवियर, अच्छे वर्क और हार्ड वर्क जो कर रहे हैं। जैसे संजय दत्त जब यरवदा जेल में थे पुणे में, तो वो पैरोल में भी गए थे जब उनके घर में कुछ फंक्शन था, उसके बाद उनको जो है फॉरलॉग में छोड़ भी दिया गया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि वो बहुत अच्छे तरीके से जेल में थे, काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा, काम किया, सोशल वर्क किया, तो इसलिए उनको पहले ही बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टाइम, मतलब कि जो भी उनका सेंटेंस का टाइम था उससे पहले उनको छोड़ दिया गया। तो ये कॉमन डिफरेंस है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो वही चीज़ कहा गया कि ऐसा नहीं कि हर कोई फॉरलॉग के लिए यहाँ पे कहेगा। इट मीन्स कि 14 ईयर्स का अगर या 20 ईयर्स का, 7 ईयर्स का भी अगर जेल टर्म है, तो सबको ये चीज़ें नहीं मिलेगी कि पहले ही आपको जो है छोड़ दिया जाएगा। ये सिर्फ उनको मिलेगा जो कि सही काम करते हैं, जो कि कमाते हैं वहाँ पे और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रिजनर्स का राइट नहीं है, जितने भी जेलर है सबका राइट नहीं है फॉरलॉग। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, और यही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो प्लीज़ इसके वर्ड के ऊपर आप प्रेस कीजिएगा और ये कानून से ये दोनों वर्ड निकले। सो आई होप कि ये भी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी।
सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कल हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।